नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा आवास के 5वें अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मनुष्य रह सकता है, अर्थात प्राणी मात्र के जीवन के लिए यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती हैं तथा पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। वायुमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आ जाती हैं, बर्फ के रूप में भी, पानी के रूप में भी और वाष्प के रूप में। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, थल की आवश्यकता पड़ती है और वायु की आवश्यकता पड़ती है, और वो तीनों एक साथ मिलने पर ही जीवन संभव है और इसीलिए उसे जीवमंडल कहते हैं। भूमंडल में भूमि के ऊपर स्थित चट्टानें, मिट्टी की परतें और पेड़ पौधे आदि जो भी नदी नाले हैं वो सब भूमंडल कहलाता है तथा भूमि की सतह पर जहाँ पानी के बड़े बड़े भाग हैं उन्हें हम सागर और महासागर कहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल हर जगह एक समान है, इसलिए स्थल की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र के जल को शून्य मान लेते हैं और समुद्री जल से पृथ्वी की सतह की अलग अलग ऊंचाइयां नापी जाती हैं, क्योंकि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार हैं। एक बार से फिर देखिए आप विश्व के मानचित्र को। यह इस प्रकार का मानचित्र बना हुआ जैसे हम ग्लोब के एक हिस्से से उसे काट दें और उसको चपटा करने की कोशिश करें तो इस प्रकार से वो ग्लोब का हिस्सा दिखाई देता है। उसमें आप देखेंगे महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। ये सब भूमि के टुकड़े हैं और ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये सब सागर हैं। इनको ही हम सबको महासागर कहते हैं। अब विश्व के स्तर पर आप देखेंगे कि इसमें कितने महाद्वीप हैं। महाद्वीप में 7 महाद्वीप हैं यहाँ पर। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। उसके ऊपर ये एक भूमि का बड़ा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े में कहीं पर भी यह समुद्र से कटा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी इसको हम संयुक्त रूप से तो यूरेशिया कहते हैं। यहाँ पर ये यूराल पर्वत है, यह यूराल पर्वत इस भूभाग को 2 हिस्सों में बांटता है, एक हिस्सा यूरोप और दूसरा हिस्सा एशिया। तो 2 महाद्वीप ये हो गए। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप होता है यूरेशिया, या एशिया भी अपने आप में अकेला भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। इस पर जीवन नहीं है, परंतु बहुत से प्रयोग और शोध कार्य यहाँ पर चलते रहते हैं। भारत के भी 2 शोध कार्य यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है महासागर की। महासागर ये देखिए इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इस तरफ ये है पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर, और इसी का हिस्सा जब हम इधर चले जाते हैं, चूंकि ये दोनों एक साइड में थे ना ग्लोब में जब जुड़े हुए थे, तो ये है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा इधर दिखाई दे रहा है ये आपको, और एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों जब हम गोल करते हैं तो एक जगह हो जाते हैं प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी दिशा में तथा अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम दिशा में स्थित है। यही यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका के भूखंड से अलग करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको हम हिंद महासागर कहते हैं। यहाँ तक का जो हिस्सा है पूरा ये हिंद महासागर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव पर यह आर्कटिक महासागर, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ पानी और बर्फ का भाग है, इसको हम कहते हैं। और सबसे लास्ट में है दक्षिण महासागर, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद दक्षिण ध्रुव के पास लगा हुआ पानी का भंडार है, उसको हम दक्षिणी महासागर, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा फैला हुआ है दक्षिणी महासागर। तो ये हमने आपको 5 महासागर बताए और 7 महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा।
विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर के अंतर्गत मरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। महाद्वीप में आपको बता चुका हूँ 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक यहाँ पर स्थल संधि है। स्थल का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि यहाँ पर है। उस जल मंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल वाला। अब बात आती है महासागर की। 5 महासागर हमने आपको मुख्य रूप से बताए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत भरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह एक बहुत बारीक सी परत होती है जिसमें हमारे लिए उपयोगी गैस होती है। ऑक्सीजन जैसी गैस जो हमें सांस लेने में सहायक है वह भी इसी में पाई जाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसमें देखिए आप नीचे के मंडल को आप कहते हैं शोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्गम मंडल। तो ये आपको 5 मंडल दिखाए गए हैं वायुमंडल के, उनको उनकी ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। अब अंत में जीवमंडल, यह भाग है जहां जीवन मौजूद है। वहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं। कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया के रूप में रहते हैं, कुछ बड़े बड़े हाथी घोड़ों के रूप में रहते हैं, डायनासोर तक के रूप में रहते हैं। सभी प्राणी जो जीवित हैं वह एक दूसरे परिमंडल पर आश्रित हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल भी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि पुस्तक में चित्र 5.6 में जैव मंडल दिखाया गया, उसमें तीनों स्थलों परिमंडलों को एक साथ दिखाया गया है। वहां पर आपको भूमि दिखाई दे रही है, हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरी, भैंस और मनुष्य तथा पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है जल मंडल, जिसमें नदी आ रही है और उसमें मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही है। यह भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो इन दोनों को जोड़े हुए है वह है वायुमंडल। आप देख रहे हैं आकाश से बरसात हो रही है, हमारे पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे उसमें ऊपर तक उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब वायुमंडल है। इन तीनों को मिलाकर जैव मंडल बनता है और इन तीनों की आपस में निर्भरता है। इनमें से किसी भी परिमंडल में परिवर्तन होने से अन्य 2 परिमंडलों में स्वतः परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए माने कि किसी उद्योग से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक निकलती है तो जीव जंतु जितने लोग उन्हें सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। और उसके द्वारा निकलने वाला प्रदूषित पानी जब नदियों में जाता है तो वहां पर जो जीव जंतु नदी के अंदर है और उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। और उसी जल को यदि मनुष्य भी पिए तो भी उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के काटने से मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है तो नदियां बनती है, नदियों में मिट्टी बहकर जाती है और वह एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। कई जगह कटान होते हैं, भूस्खलन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों परिमंडलों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रकृति के द्वारा दिए गए पृथ्वी के सभी संसाधन एक दिन आपस में दूषित हो जाएंगे और यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तीनों परिमंडलों को, थल, जल और वायु को साफ स्वच्छ रखें और उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करें। धन्यवाद।